कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने हमारे एजुकेशन में कुछ इश्यूज क्वालिटी एंड इक्वलिटी को लेकर वो स्टार्ट किए थे। तो हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग जो विमेन का टॉपिक किया था, विमेन एजुकेशन का, फिर उसके बाद हमने डिसेबल चिल्ड्रन का टॉपिक कंप्लीट किया। तो हमारे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए एजुकेशन का टॉपिक शुरू किया था कि उनके लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है, जो उन्हें जो फैसिलिटी दी जा रही है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है। हमें शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको हमें एजुकेशन के रिगार्डिंग फैसिलिटी क्यों देनी चाहिए। आज हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी एंड इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस की जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो प्रोत्साहन है, वो कैसे हम ऐसी क्लासेस या फिर बीसी क्लासेस को दे सकते हैं। तो हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से जो इंसेंटिव और जो फैसिलिटी हैं हम वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों में समानता। शैक्षिक अवसरों में समानता, शैक्षिक अवसरों में समानता मतलब उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग जो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, ताकि जो जनरल जो कैटेगरी से हैं, जो अन्य लोग एजुकेशन लेते हैं तो उन्हें भी सबके सारे जो अवसर है एजुकेशन लेने के वो उन्हें मिलने चाहिए। यह भी देखना है कि शैक्षिक जो सुविधाएं हैं उनके नाम पर इनके साथ कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे उनके हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। हमें एजुकेशन उनकी भाषा नहीं देखनी, उनका धर्म नहीं देखना, उनकी जाति नहीं देखनी है, उनका क्षेत्र है वो नहीं देखना। जिस प्रकार से हम अन्य बच्चों को शिक्षा देते हैं, अन्य बच्चे मतलब अगर कोई रिच फैमिली से बच्चा है उसको हम शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार के जो शिक्षा ग्रहण करने के अवसर हैं वो हमें एससी और बीसी जो क्लासेस हैं उनको भी प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि हम उनके हितों की रक्षा कर सकें। आगे हम बात करते हैं उनका नौकरियों में आरक्षण। नौकरियों में आरक्षण मतलब उनका एक कोटा बना होना चाहिए जॉब्स के रिगार्डिंग। तो अगर हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो क्या है जब एजुकेशन के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनका रोजगार है, अगर उन्हें कोई जॉब मिल रही है तो हमें उसमें कैटेगरी बना देनी चाहिए कि इतना परसेंट तो वो क्या है, वो एससी और बीसी क्लासेस के लिए आरक्षण है। ऐसा एडमिशन के टाइम भी है, अगर बच्चा एजुकेशन के रिगार्डिंग जाता है कहीं एडमिशन लेता है तो उसकी भी एससी और बीसी क्लासेस की जो सीट्स हैं वो अलग रखी हुई हैं, वो आरक्षित की हुई हैं कि उस जो सीट है उस पर एससी की सीट है तो वो एससी कैंडिडेट की वहां पे एडमिशन ले सकता है। सेम चीज क्या है, नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए जॉब के रिगार्डिंग। जब जॉब की बात आती है तो उसमें कि अगर कोई सीट ऐसी कैंडिडेट की है जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, अगर कोई ऐसी कैंडिडेट के लिए है तो वहां जो नियुक्ति होगी वो क्या होगी, वो सिर्फ ऐसी कैंडिडेट या फिर अगर बीसी की है तो बीसी कैंडिडेट की होगी। तो इस प्रकार हम उनके जो आर्थिक हित है उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी जो आर्थिक रूप में जो मदद है आर्थिक स्तर सुधारने का वो हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कुछ इंसेंटिव देने की, उनको प्रोत्साहन देने की। वो प्रोत्साहन कैसे हम आर्थिक उसकी सहायता करके भी दे सकते हैं। हम आगे बात करते हैं आर्थिक सहायता की। आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनकी फी वगैरह में क्या कर देना, उनको फीस वगैरह प्रोवाइड करवा देना। तो हमारा शिक्षा में इंसेंटिव देने का जो मेन मोटिव है, जो उनको प्रोत्साहन देना, वो चाहे आर्थिक रूप में हो
चाहे वो शैक्षिक रूप में हो। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि आर्थिक जो उनका स्तर है अगर अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से उसकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उस पर कोई असर ना हो। हमें इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा जो क्या है प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये प्रोत्साहन क्या है, किसी भी रूप में हो सकता है। एससी और जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए कुछ जो विशेष प्रोत्साहन है उसकी जो हमें वो प्रोवाइड करवाने चाहिए, उसकी जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। तो हम उसका इंसेंटिव शिक्षा में किस किस तरीके से उनको दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं घर से स्कूल की उचित दूरी। घर से स्कूल की उचित दूरी कैसे हो सकती है कि अगर हम नॉर्मल में 500 आबादी वाले वहां पे स्कूल बनाते हैं, यहाँ पे 500 लोग रहते हैं, जनसंख्या 500 तक की है, तो अगर हम उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं बच्चों को तो उसमें क्या हो सकता है, हम 300 तक की आबादी वाले क्षेत्र में भी क्या है स्कूल बना सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, उसमें जो स्कूल की घर से उचित दूरी है वो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। 500 की जगह 300 जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वहां स्कूल बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम उनके एडमिशन के टाइम पर या फिर जब जॉब्स होती हैं उसमें जो मानदंड होते हैं उसमें उसको क्या रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें किसी प्रवेश परीक्षा में, अगर नॉर्मल, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 50% मार्क्स लेकर उसमें प्रवेश कर सकता है तो हम एससी कैंडिडेट और बीसी कैंडिडेट के लिए क्या कर सकते हैं, हम 45 या लेस देन 45 रख सकते हैं कि उन्हें 45% पर, इससे कम 42 या 43 हम लगा लो कि 40 से 45 के जो स्टूडेंट है, परसेंटेज वाले स्टूडेंट है, उसको भी जो प्रवेश है वो मिल सकता है। इसलिए हम उसके जो मानदंड है थोड़े लूज कर सकते हैं। 50 अगर जनरल के लिए है, अच्छे बच्चों के लिए है, तो शेड्यूल कास्ट में क्या है हम उसको 45 कर सकते हैं। तो ये भी एक उसकी हेल्प हो सकती है। आर्थिक सहायता मतलब उनको पैसे देने, उसकी फीस माफ करनी। तो इस प्रकार हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, निःशुल्क जो शिक्षा है वो दे सकते हैं। हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हम बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो हमारा सपना है कि हम उसी की जगह पे जो यहाँ पे बच्चा रहता है उसकी घर से जो विद्यालय है उसके घर के आसपास हो, ताकि उसको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसकी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो लेने के लिए दिक्कत ना हो। आगे की जो एजुकेशन है अगर उसे अपना घर छोड़कर दूसरी जगह भी जाना पड़ता है तो एटलीस्ट उसको फ्री हॉस्टल की जो सुविधा है वो दी जाए, उसको वहां पे जो उसका स्कॉलरशिप है उसकी पढ़ाई का खर्चा वो उठाया जाए, और उसको क्या जो बुक्स है और जो यूनिफॉर्म है वो भी उसको फ्री में मिले, जाए उसके लिए उसको आर्थिक मदद की जाए। हम आगे कह सकते हैं उसको जो उसका दोपहर का खाना है वो उसको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाए, या फिर मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो चल ही रहा है। अभी हमारे मिड डे मील का प्रोग्राम भी है, स्कॉलरशिप भी है, यूनिफॉर्म के लिए जो फाइनेंशियली हेल्प है वो भी है। तो इसलिए हमें शेड्यूल कास्ट की जो प्रोत्साहन है वो इसी रूप में दिया जा रहा है, अभी इसको दे रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जो ये सब जो प्रोत्साहन हम उनको दे रहे हैं इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो मतलब है हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि आर्थिक स्थिति उनकी एजुकेशन लेने में आड़े ना आए, वो अपनी जो गरीबी के कारण अपनी शिक्षा लेने का जो सपना है वो अधूरा ना छोड़ दे, वो सपना उनका बीच में ना रह जाए। हमारे अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में बहुत सारी जो फैसिलिटी हैं वो एससी बीसी कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। उसके बिना जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग इनका खास ध्यान रखा गया, और जो एजुकेशन के रिगार्डिंग नेशनल जैसे पॉलिसीज बनती हैं या कमीशन बनते हैं तो उसमें भी क्या है, जो एससी और बीसी कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्पेशल है वो प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल उनके लिए सिफारिशें की गई हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे संविधान की तरफ से जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं।
हम बात करेंगे संविधान द्वारा इन वर्गों की शिक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो क्या है। संविधान द्वारा शिक्षा के लिए किए गए कार्य। तो हमारे संविधान में इनको प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए कौन कौन से जो कार्य हैं वो किए गए हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद बनाए हैं, जो संविधान में अनुच्छेद लिखे गए हैं, उनके अंदर इनको कुछ खास फैसिलिटी दी गई है, तो ताकि इनका जो जीवन का स्तर है वो चाहे आर्थिक स्तर है, चाहे वो सामाजिक स्तर है, चाहे वो राजनीतिक स्तर है, चाहे वो शैक्षिक स्तर है, इन सब स्तरों को सुधारने के लिए हमारे संविधान में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16 की। बात करेंगे हम अनुच्छेद जो 16 है, जो आर्टिकल है हमारा 16। इसके अनुसार क्या कहा गया है, अनुच्छेद नंबर जो 16 है, नंबर 16 आर्टिकल लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि सभी जो नागरिक हैं उनको जो समानता के अवसर दिए जाएं। तो 16 में क्या कहता है, समानता के अवसर। समानता के अवसर कहाँ पे हो सकते हैं, उनके एजुकेशन में, उनको एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद उसकी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर ली, उसके बाद क्या है, अगर वो रोजगार में, अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर वो कोई जॉब करना चाहता है तो उसके लिए भी उनको क्या, बाकी लोगों के जो समान है वो ही अवसर दिए जाए। हर एक चीज में वो वोट डालने का उसका अधिकार है, एजुकेशन लेने का उसका अधिकार है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का उसका अधिकार है। तो उसको जिंदगी में हर तरीके के जो भी अवसर मिलते हैं उसके एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसके जॉब्स के रिगार्डिंग, तो समानता का अवसर दिया जाए। कहीं भी उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा और उसका जो क्षेत्र है वो आड़े नहीं आना चाहिए। अगर कोई गरीब घर का बच्चा है तो उसका हक बनता है कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, उसका हक बनता है कि उसका जो सोशल सर्कल है वो अच्छा हो, उसका हक है कि उसकी जो राजनीतिक उसके जो हक है उसका वो प्रयोग कर सके, उसका हक बनता है कि जो उसका आर्थिक स्टेटस है, अगर वो इकोनॉमिकल उसका जो स्टेटस है वो सुधारना चाहता है तो वो सुधार सकता है। इसलिए चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे जॉब्स की बात हो, तो उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको हर तरफ समान और निष्पक्ष रूप से हर अवसर मिलना चाहिए, जैसा बाकियों को मिलता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल था, जो अनुच्छेद 17 था, उसमें क्या कहा गया था, 17 में क्या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है, उसकी जो छुआछूत था वो खत्म किया गया था वहां पे। क्योंकि पहले क्या था, हमारे जो सोसाइटी में हमारे जो समाज को वर्गों में बांटा गया था, वर्णों में बांटा गया था। जो हमारा, अगर हम पुराने समाज की बात करें तो 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्र को निम्न जाति का जो तगमा था वो दिया गया था, और जो ब्राह्मण थे वो सबसे उच्च जाति में आते थे। तो जो शूद्र लोग थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ब्राह्मणों के साथ बात भी कर पाए, अपनी मर्जी से जो धार्मिक स्थल है वहां जा पाए, अपनी मर्जी से जो कुओं में से पानी लेके जाते हैं ब्राह्मण या क्षत्रिय, उन कुओं में से वो पानी ले ले, सब चीज पर पाबंदी थी। वो एक तरीके से उच्च जाति के गुलाम थे और उनको अछूत माना जाता था। उनके हाथ लगाने से भी दूसरे लोग अपने आप को अपवित्र मानते थे कि हम अपवित्र हो गए हैं। तो उनको बहुत ही ज्यादा उनके साथ थी, एक तरह से ज्यादती होती थी, उनका बहुत ही ज्यादा जो शोषण होता था। तो फिर इसके बाद जब आर्टिकल लिखा गया, जैसे अनुच्छेद 17 लिखा,
तो इसमें जो छुआछूत की सबसे हम कह सकते हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई थी, तो छुआछूत को वहां पे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया कि अगर कोई भी इंसान शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड को अछूत या अस्पृश्य मानता है या इस मामले में कहीं भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो ये दंडनीय अपराध है, इसकी सजा भी हो सकती है। क्योंकि संविधान में लिखा गया कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब एक समान हैं। तो संविधान की इस लाइन की व्याख्या करते हुए यहाँ पे 17 में छुआछूत को खत्म करके उसको दंडनीय अपराध बताया गया है। उसके लिए अगर कोई धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव कर रहा है, खास करके जाति को लेकर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस है या फिर ट्राइब्स है, इस चीज को लेकर अगर भेदभाव हो रहा है वहां पे तो एक अपराध होगा और उसके लिए सजा निश्चित की गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 18 की, जो आर्टिकल है इसमें अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद जो 18 था 18 नंबर, उसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि राज्य पोषित या राज्य निधि से प्राप्त सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या फिर क्षेत्र के क्षेत्र मूल वंश या फिर किसी भी आधार पर उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब बात यहाँ पे भी वही आ जाएगी कि उसको जो अवसर है पढ़ने के वो समान रूप से मिलेंगे। अगर कोई शिक्षा संस्था जिसको राज्य से या फिर जो राज्य पोषित या राज्य निधि से हेल्प हो रही है तो वो अपने स्कूल या कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन के टाइम उसकी जाति के हिसाब से उसको एडमिशन से वंचित नहीं रखेगा। उसको चाहे शेड्यूल कास्ट है चाहे बैकवर्ड क्लासेस है, अगर वो बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में उस कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वहां पे जो अथॉरिटी है उसको उसका एडमिशन करना होगा। तो इसलिए इसमें भी क्या है कि उसको अवसर दिया गया, समान अवसर दिया गया है बाकी लोगों के। उसकी धर्म, उसकी जाति, उसकी भाषा वहां पे आड़े नहीं आ सकती। तो वहां पे कोई भी स्कूल या कॉलेज उसको प्रवेश से वंचित नहीं रख सकता। ये सारी चीजें क्या है, ये एजुकेशन में भी है, शैक्षिक जो प्रोत्साहन जो शैक्षिक सुविधाएं है उसमें भी है। साथ साथ जो रोजगार की सुविधा है, अगर हम बात करें जॉब कैंसिस की, तो जॉब में भी ये धर्म, ये भाषा और ये जाति इसके नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। जिसकी क्वालिफिकेशन है, जिसकी क्वालिटी है जॉब लेने की तो वो पर्सन जॉब ले सकता है। जिसकी क्वालिफिकेशन है एडमिशन लेने की, जिस बंदे के पास, तो वो क्या है एडमिशन ले सकता है। उसकी जात, उसका जो धर्म है वो वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 46 की, जो आर्टिकल 46 है उसमें क्या कहा गया, क्यों बनाया गया 46? इसके अनुसार ये इन वर्गों को विशेष जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करता है। इसमें जितनी भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग होगी, हॉस्टल के रिगार्डिंग होगी, इसमें आरक्षण के रिगार्डिंग होगी, वो क्या है ये सुविधाएं ये अनुच्छेद नंबर जो 46 है वो प्रोवाइड करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जो जनजातियां हैं, जहाँ जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए शैक्षिक व उसके आर्थिक हितों की रक्षा की जाएगी। और सब प्रकार के जो शोषण होते हैं, चाहे वो शोषण लिंग के आधार पर है, चाहे धर्म के आधार पर है, चाहे जाति के आधार पर है, चाहे भाषा के आधार पर है, चाहे क्षेत्र के आधार पर है, किसी भी प्रकार का जो शोषण होगा वो नहीं होने दिया जाएगा। तो उसके जितने भी हित हैं आर्थिक, सामाजिक, तो सबके जो हित है उसकी रक्षा की जाएगी। कोई भी पर्सन उसके साथ भेदभाव के, जाति या धर्म के भेदभाव के नाम पर उसका शोषण नहीं कर सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य पिछड़े वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर पर पहुंचाने के लिए उन्हें विशेष जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करना चाहता है, तो राज्य वो जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, स्पेशल जो उसकी फैसिलिटियां एजुकेशन
की वो प्रदान कर सकता है, उसको इस मामले में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन देने का मुद्दा है शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस का, तो उसका जो एजुकेशन का स्तर है वो बाकी लोगों के समान लेकर आने का है, इसलिए राज्य उसको नहीं रोकेगा। इस आधार पर इन वर्गों के बच्चों को क्या जो स्पेशल फैसिलिटियां वो दी जा सकती हैं, वो फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो है कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन उनके लिए फ्री और कंपलसरी है, निःशुल्क और अनिवार्य है। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के हम बाकी बच्चों को भी हम दूसरों के समान लेके आना चाहते हैं शैक्षिक सत्र पर, तो उनकी चाहे वो माध्यमिक शिक्षा है, चाहे वो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, तो कोई भी स्टडी है उसकी वो फ्री हो सकती है, उसको जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। उसकी हायर स्टडी तक क्या है उसको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए हम हॉस्टल का जो प्रबंध है वो कर सकते हैं, उसके लिए जो बुक्स है वो फ्री दे सकते हैं, उसके लिए जो यूनिफॉर्म है वो हम उसको फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो विभिन्न जो कोर्स हैं उसके प्रवेश के लिए जो विभिन्न राज्य हैं इनके द्वारा अलग अलग जो प्रतिशत आरक्षण किया हुआ, मतलब अगर हम बात करें हरियाणा में तो वहां पे उन्होंने हरियाणा राज्य सरकार ने अपने हिसाब से इनके लिए जो सीट्स है वो आरक्षित की हुई हैं, पंजाब सरकार ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, राजस्थान ने अपने हिसाब से, तो हर एक राज्य की जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनके लिए क्या किया हुआ है, आरक्षण किए हुए हैं। एजुकेशन में भी आरक्षण किए हुए हैं, तो और जो जॉब्स हैं उसमें भी आरक्षण किए हुए हैं। तो ये तो था हमारे संविधान में कि हमारे संविधान में जो एससी और बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या जो एजुकेशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। आगे हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग की। भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या सिफारिशें की है? इंडियन एजुकेशन कमीशन ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन के रिगार्डिंग जो फैसिलिटी दी जाती हैं, तो इनकी जो सिफारिशें हैं हम उसकी बात करते हैं कि इनकी क्या सिफारिशें हैं। तो जो आयोग है उन्होंने शैक्षिक में जो स्तर है उनका, जो शिक्षा में है उनमें समानता के स्तर को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया है कि एजुकेशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए किसी भी संस्था में, तो वहां उन्हें समानता का जो अवसर है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें समानता का अवसर नहीं मिलेगा तब तक क्या है हम उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब तक उनको समानता का अधिकार देना है जब तक कि उनकी जो एजुकेशन का स्तर है वो बाकी लोगों के समान ना पहुंच जाए, तो हमें उनके लिए लगातार जो कोशिश है वो करते रहना चाहिए। तो खास करके जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, जहां हम बात करते हैं जनजातियों की, तो विशेष करके जो आदिम जातियां हैं वहां पे शिक्षा का जो विकास है वो बहुत ही कम है। हमें वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो शिक्षा का विकास करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम जो एजुकेशन में समानता के अवसर है वो वहां तक पहुंचा सके, उनको अवेयर कर सके कि आपको एजुकेशन के लिए क्या क्या जो फैसिलिटी है वो मिल रही है, ताकि वो अपने आप को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें। उन वर्गों के लिए जो है स्कॉलरशिप, जो फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म है, ये सब प्रावधान जो हमारे संविधान में भी दिए गए हैं। तो हमें तो जो सिफारिशें हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग है उन्होंने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था,
एंड कंपलसरी मानी गई है, तो इसलिए हमें उसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी जो प्राथमिक विद्यालय है वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम जो शिक्षा का बेस है वो मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम क्या है एजुकेशन देने में असफल रहेंगे। इसलिए हमने एजुकेशन के बेस को अच्छा बनाना है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो व्यवस्था है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है अच्छी बनाना है। आगे हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर छात्रावास और छात्रवृत्तियां। माध्यमिक स्तर पर, क्योंकि जो प्राइमरी शिक्षा है वो बच्चा मोस्टली क्या करता है अपने ही गांव तक प्राप्त कर लेता है। अगर कम आबादी वाला एरिया है तो वहां पे क्या है सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल होगा, सिर्फ प्राइमरी स्कूल होगा, तो उसके बाद उसे क्या है कहीं और जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो माध्यमिक स्टडी करने जाएगा वो माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्तर पर है विद्यालयों में छात्रावास और जो छात्रवृत्तियां हैं वो प्रदान करनी है। छात्रावास और छात्रवृत्तियां वो कहाँ करनी है, वो माध्यमिक जो स्तर की एजुकेशन है, जो माध्यमिक विद्यालय है वहां पे हमने बच्चों को हॉस्टल देना है और उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवानी है, ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन प्रॉपर ले सके। क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसको एजुकेशन ना मिले। हर एक बच्चा, जब बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होती है तो बच्चे के मन में एजुकेशन लेने का जो सपना होता है वो जाग जाता है। इसलिए हमें बच्चे को मोटिवेट करना होगा और उसके लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के लिए भी इन्हें छात्रवृत्तियां दी जाए। माध्यमिक के बाद जब ये उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, चाहे पर्सन वो बीए कर ले, चाहे एमए करे, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड की बात कर ले, तो हर जगह पर जो ये बच्चे हैं ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। जितनी अगर ज्यादा फीस है तो कम से कम इनको कुछ परसेंट 50%, 70%, 80%, तो किसी केस में 100% भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को वो जो चीजें हैं आयोग ने कहा है कि वो चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या है जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है वहां पे हमने स्कॉलरशिप का प्रावधान जरूर देना चाहिए। तो जो लोग इन चीजों की या फिर हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो एनजीओ वो काम करते हैं, या फिर आदिवासी बात करते हैं हम, तो उनके लिए जो पहले से लेकर तीसरी क्लास की जो एजुकेशन है वो उनकी ही भाषा में दी जानी चाहिए। तो आज हमारे लेक्चर में इतना ही हो पाएगा। तो हमने ये 2 पॉइंट क्लियर किए, तो आगे के लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे कि और कौन कौन से आयोग हैं या और कौन कौन सी जो पॉलिसीज बनी है। जैसे नई शिक्षा नीति में जो पॉलिसीज आई है वो कैसी है, एक जो गया था तो उसमें क्या इसके लिए फैसिलिटी दी गई थी। तो आज हमने संविधान द्वारा और एक भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें की। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।